जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का मौजू पाकिस्तान में अदलिया के खिलाफ जारी जंग है। साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान फौज के जर्नेल ये जंग लड़ रहे हैं। आईएसआई के आला अफसरान दिन रात एक मिशन के ऊपर लगे हुए हैं। वो मिशन क्या है, इस हवाले से चंद इशारे मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में दिए थे। आज मैं तफसील से बयान करता हूं कि पाकिस्तान के फौजी जर्नेल जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या जंग लड़ रहे हैं और इस जंग लड़ने के मुकासद क्या हैं, वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, वो किसको पसे जिंदा रखना चाहते हैं और कानूनी महाज पे, आईनी महाज पे कौन कौन से इख्तियारात अपने पास, कौन कौन से ओहदे अपने पास रखना चाहते हैं, किस तरह से पूरे इदारे को तस्खीर करने का एक जो प्लान है वो लोग बना रहे हैं। जो मैदान में लड़ी जाने वाली जंग कभी नहीं जीतते और टेबल पे लड़ी वाली जाने वाली जंग कभी नहीं हारते। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो भी मामलात आगे हुकूमत के लेके चलने हैं पाकिस्तान फौज ने, जो कि इलेक्शन से पहले से एक सिलसिला जारी है। इलेक्शन के बाद हुकूमत तो आ गई लेकिन हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं बन पाई। कोई भी एक्सेप्टेंस हुकूमत की नहीं बन पाई पब्लिक लेवल के ऊपर। कोई भी जो मुकदमात थे इलेक्शन में धांधली के, उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया, जिसकी वजह से डाउट्स बढ़ते चले गए। और अब यह वक्त आ गया है कि चूंकि अदलिया का अदारा एक बुनियादी किरदार अदा कर सकता है उन लोगों की रिहाई में, सिर्फ इमरान खान नहीं बाकी लोग भी जो कि कैद हैं, अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो तो उनकी रिहाई यकीनी दिखाई देती है, नंबर एक। और नंबर दो, यकीनी तौर पे इस हुकूमत को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता है अगर जो इलेक्शन में धांधली के जो मामलात हैं उनके ऊपर कोई भी समात मुकम्मल होती है। और धांधली के हवाले से मैं अर्ज कर दूं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 हैं, जो पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन के नताइज मुरतब हुए, उनको बगैर किसी जबरदस्त किस्म की एक काविश के जस्ट काट झांट करके उनको नंबर्स को बढ़ा के लिख के एक फॉर्म 47 यानी कि हतमी नतीजा पूरे हल्के का तैयार किया गया, जो कि साफ ज़ाहिर है किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो इस सारी सूरत हाल को मनवाने, इस हुकूमत को चलाने और जुल्म के इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए अदलिया का इदारा जो है वो सबसे बड़ी रुकावट बन के सामने आया है। सिर्फ अदलिया के इदारे में सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से भी मुज़ाहमत आ रही है। असम्बलियां तो जो कर रही हैं, जो भी थोड़ी बहुत अक्सरियत वाली असम्बलियां जिनमें अक्सरियत यकीनी तौर पे फॉर्म 47 वालों की है, लेकिन वहां से भी रेजिस्टेंस आ रही है और जो असल रेजिस्टेंस है वो अदलिया दे रही है। अदलिया नाज़रीन एक रियासत के जो बुनियादी तरीन सतून जो है डिफाइन किए जाते हैं, जिसमें मुकन्ना यानी कि पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया होती है। तो अदलिया अहम तरीन सतून है। जो अदलिया का फैसला होता है वो लाजमी तौर पे इन्फोर्स होना होता है। अगर किसी मुल्क के अंदर जो है वो आइन है, अगर किसी मुल्क के अंदर कानून है और अगर अदलिया का कोई फैसला इन्फोर्स ना हो, अदलिया के फैसले के आगे मुज़ाहमत की जाए, तो इसका मतलब होता है उस माशरे में, उस निज़ाम में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहाँ जंगल का निज़ाम है। और जहाँ जंगल का निज़ाम हो वो माशरे तबाह हो जाते हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बुनियादी तौर पे दो पहलू हैं। एक तो पहलू है कि अदलिया के अदारे का सरबरा, सुप्रीम कोर्ट का सरबरा जो है वो अपना बंदा हो। और दूसरी बात यह है, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं, जब वो किसी बेंच में बैठते हैं तो उनका वोट बराबर होता है, चाहे चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा हो। अगर 5 रुकनी बेंच है तो जो 3-2 से या 4-1 से या 5-0 से फैसला आएगा वही फैसला इंप्लीमेंट होगा। चाहे अगर 3-2 से फैसला आया है और चीफ जस्टिस 2 जजेस में शामिल है तो उसकी इस वजह से राय की अहमियत नहीं है कि वो चीफ जस्टिस है। यकीनन मेरे सुनने और देखने वाले इस बात को जानते और समझते हैं। मैं सिर्फ प्रेस करना चाह रहा हूं इस पॉइंट को कि दो नुक्ते हैं, एक तो अदलिया के अदारे का सरबराह अपना हो और दूसरा नुक्ता यह है कि जजेस की अक्सरियत अपने पास हो। 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट जो है वो काम करती है, उसको ज्यादातर पॉलिटिकल केसेस में एंगेज रखने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज बाकी बैकलॉग जितना भी बड़ा हो, इससे कम तादाद में भी जिन सिस्टम में जज होते हैं वो केसेस को निपटाते हैं। लेकिन जब मकसद केसेस को निपटाना ना हो, जब जजेस को दूसरे मामलात में उलझाया जाए, जब जजेस को ब्लैकमेल किया जाए, हरासा किया जाए, तो निज़ाम यकीनी तौर पर सही तौर पर आगे नहीं चलता। तो मैंने अर्ज किया दो पॉइंट्स हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि अदलिया का चीफ जस्टिस अपना हो। अब अदलिया के चीफ जस्टिस के बारे में आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पे कोई कानून नहीं बल्कि आइन डिफाइन करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है
या चीफ जस्टिस जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। और जब चीफ जस्टिस की तैनाती की बारी आएगी तो ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, और ये मामला पहले भी बनता रहा है कि किसी सीनियर को नहीं, किसी जूनियर को भी चीफ जस्टिस जो है वो लगाया जा सकता है। तो इस हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जाता है जजेस को हाई कोर्ट से, तो उसमें जूनियर को भी लेके लाए जाने के बहुत सी जो मिसालें थी मौजूद थी। तो ये साफ जाहिर है कि ये डिक्लेयर किया गया अलजहाद ट्रस्ट केस में कि जो सीनियर मोस्ट होता है उसकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होती है उस जगह पे आने की। जो कोर्ट की जजमेंट है वो इन प्लेस रही लंबा अरसा, लेकिन फिर बाद में उसको वायलेट करना शुरू कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से आइन बड़ा वादे है। आइन में वादे तौर पर यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से जो सीनियर मोस्ट होगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनात कर देंगे। अगर इसमें कोई भी तब्दीली करनी है तो आइन में तरमीम करनी है। आइन में तरमीम के लिए नाजरीन आप जानते हैं कि दोनों ईवानों से, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों से 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 अक्सरियत से एक बिल को पास करवाना होगा। अब वो मेजोरिटी हाफिज जनरल आसम मुनीर की टीम जो है वो मुकम्मल नहीं कर पा रही। उसके रास्ते में रुकावट है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के इस और फौज के इस जो प्लान है इसका हिस्सा बनने से फिलहाल इनकारी हैं, और उनका यह कहना है कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान फौज के इस बिल के हक में वोट नहीं करेंगे, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर चाहे उनके मेंबर्स की तादाद बहुत कम है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के लिए जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं वो इतने बनते हैं कि उनकी मदद के बगैर ये हो नहीं सकती। तो इसमें जो हाफिज जनरल आसम मुनीर की टीम है वो क्या कर रही है जी, इसके ऊपर काम जारी है, और मैं बिल्कुल आपके साथ ये चीज शेयर कर सकता हूं। साफ जाहिर है कि ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर काम जारी है, तो 100% आप यकीन के साथ कभी भी इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यकीनी तौर पे काम जारी है कि नंबर पूरे किए जाएं। जो लोग मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं उनको समझ आ रही होगी कि नंबर पूरे करने के लिए कहां से बंदे लाने पड़ेंगे। तो बहरहाल मैं इससे ज्यादा जानबूझ के इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना जरूर कहता हूं कि मेरा अंदाजा यही है कि अगर उन्होंने जोर लगाया और उनको लगा कि ये चीज जरूर करनी है तो वो करवा लेंगे। मैं पहले कल तक यही समझ रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जो जोर जबरदस्ती का माहौल और जो खौफ की फजा कायम करने में नदीम अंजम माहिर हैं। हमारे सामने सहाफियों का कत्ल हुआ, हमारे सामने लोग मारे गए, हमारे सामने लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद हुआ, हमारे सामने हुकूमतें बदली गई, हमारे सामने ये सब कुछ हुआ। उस चीज को अगर मैं अपने जहन के अंदर रखूं, और इस वक्त जो कोशिशें जारी हैं ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर, तो अगर जो है वो एक डिफरेंट प्लान ना आ गया तो शायद इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। अगरचा मौलाना फजल रहमान के वादे इनकार के बाद ये चीज बहुत मुश्किल बना दी गई है। तो ये एक हिस्सा है नाज़रीन जिसमें आइन में तरमीम जरूरी है, ताकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो कि कुटपुतली बन चुके हुए हैं रजीम की, जिनकी सबसे बड़ी बात, अगर किसी तफसील में गए बगैर हम जो अपेरेंट बात को एक डिस्कस करें, कि वो बड़ा वाज़े तासुब रखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सरबरा इमरान खान के खिलाफ। आप 100 बार मुखालफत करें, जमहूरियत नाम ही इख्तिलाफ राय का है, जमहूरियत की खूबसूरती और हुसन ही इख्तिलाफ राय है। लेकिन अगर आपका इख्तिलाफ राय हो किसी शख्सियत के साथ, डिक्लेयर्ड इख्तिलाफ राय हो, आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन लेके जा चुके हो, तो फिर आप बतौर जज उसके मुकदमे में, उसकी काज में जज नहीं बन सकते, जो कि हमें उम्मीद थी काजी फायज ईसा नहीं बनेंगे। उन्होंने बन के साबित किया कि वो भी वही साकब निसार हैं, वो वही उमर अतया बंदियाल हैं। सिर्फ एक गलत फहमी थी जो कि दूर हुई। अब उस गलत फहमी के दूर होने के बाद वो बड़े चहेते बन गए पाक फौज के, जनरल आसम मुनीर के, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के। तो खैर वो पहले ही चहेते थे, उनके हक में बहुत से फैसले वो दे चुके थे। तो अब उनको सादरा बरकरार रखने के लिए सरतोड़ कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और की जाएंगी। और इस हवाले से कोई कंक्रीट डेवलपमेंट अगर हुई आगे तो वो मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, लेकिन मैंने जो बेसिक मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम है मैंने आपके सामने बयान कर दी। दूसरा हिस्सा नाजरीन इसका ये है अदलिया के खिलाफ जंग का, क्योंकि जजेस ज्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनकी तादाद ज्यादा है, और वो
किसी भी मामले के ऊपर जो है वो अब दबने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था कि किसी भी जज को जब दबाया जाता था तो अल्टीमेटली उसको दबना पड़ता था, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लोग होते थे उधर उनको भी दबाया जा रहा होता था, वो भी दब जाते थे, फलां भी लेट गया, फलां भी लेट गया, तो जज को भी अल्टीमेटली लेटना पड़ता था, मजबूरी होती थी कि या जिंदा रहो या इनकी बात मान लो। अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की एक सियासी जमात जो है वो मज़ाहमत कर रही है हर स्टेज के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर, शहरों की सतह के ऊपर एहतजाज की बड़े लेवल पे तैयारियां हैं। साफ ज़ाहिर है खुसूसन जिन शहरों में कंटोनमेंट्स हैं वहां पे ज्यादा खतरात हैं, और हम देख रहे हैं कि जो असेंबलियों में रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी जो कब्जा है उसके खिलाफ ओपनली बोल रहे हैं, ओपनली गलत कह रहे हैं। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल इंटरवेंशन को, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को देखते हुए बाकी शोबों के अंदर भी हम देखते हैं कि अफसरान भी आवाज उठा रहे हैं, हम देखते हैं जजेस भी जो है वो फौज की अमरीत और फौज की जो गासिबपन है, जो कब्जा है उसके खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट के जज ने बाकमाल फैसला दिया। इसी तरीके से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो है वो एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस माबदौलत को पसंद नहीं, शहनशाह जो शहनशाह आली हैं उनको पसंद नहीं, और वो चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे कब्जा इसके ऊपर भी हो। तो उसके लिए उनकी खुशकिस्मती ये है कि आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है, एक कानून नया पास करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकती है। अगर चाहे ऐसा कोई भी कानून जो है वो सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट होगा। साफ जाहिर है इसका मकसद वाजे है, इस वक्त जो भी करने जा रही है हुकूमत इस नेगेटिव लेजिस्लेशन के जरिए अपनी नंबर गेम बढ़ाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जजेस हैं उनको भी समझ है कि हमें कितने और जजेस की जरूरत है या नहीं है, और जो इंटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो बड़ी वाजे है कि वो एक नंबर गेम के अंदर जाके अपने जो पपेट्स होंगे उनको जज की कुर्सी पे तैनात करना चाहती है। तो इस चीज को देखते हुए ये बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल है एक लिहाज से। तो इस चीज को देखते हुए जो मामलात हैं उसको यकीनन सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और ये चीज हो सकेगी या नहीं हो सकेगी ये मैं इसके ऊपर आगे कमेंट करता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जजेस की जो तैनाती है उसके अंदर इस वक्त हुकूमत को बिल्कुल हासिल है, एक्सरियत हासिल है उस तैनाती के प्रोसेस के अंदर, और अगर हुकूमत चाहे अपनी मर्जी के जज लाना तादाद बढ़ाने के बाद तो वो बाआसानी ला सकते हैं, लेकिन जज की रिकमेंडेशन, जज की उसकी स्क्रूटनी का प्रोसेस, ये देखना कि ये जज कितना अहल है कितना अहल नहीं है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जैसे टॉप मोस्ट अदारे में बैठ सकता है, ये तमाम चीजें नाजरीन एक वक्त लेती हैं। वक्त बहुत कम है, और वक्त है सिर्फ 44 दिन का। कल मैंने आपको 45 दिन का जिक्र किया था। चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो जाएंगे, काजी फायद ईसा वो अपने होते होते जो है अगर चाहे उनकी एक्सटेंशन की जो कोशिशें हैं अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो फिर तो बहुत सारा टाइम है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कामयाब ना हो तो उससे पहले पहले वो चंद मकासद हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अदलिया भी तैयार है, अदलिया की पूरी पुरजोर कोशिश है कि किसी भी तौर पे जो मजीद जजेस की इंडक्शन की जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया जाए। ये जंग जो है ये अदलिया के अदारे के दरमियान, मौजूदा जजेस के दरमियान और जर्नलों के दरमियान शुरू हो चुकी है, और इसमें कौन जीतता है कौन हारता है अमूमी तौर पर पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो ताकतवर होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास हथियार होता है, वही कामयाब होता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है उसमें यकीनी तौर पे दूसरी साइड भी बहुत मजबूत है, क्योंकि उनको लोगों की सपोर्ट का पता है, जजेस को पता है कि लोग अब उनकी बैक पे हैं, लोग जो है वो आइन और कानून के मुसादम कोई चीज नहीं मानेंगे। जजेस को पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है कि लोग फौज की सपोर्ट में नहीं है। मुख्तलिफ शहरों में ओपनली एहतजाजी कैंप लगे हुए हैं, फौज के कब्जे और फौज की कत्लो गारत और जो मारने की वाकयात हैं उनके खिलाफ, तशद्दुद के वाकयात के खिलाफ, गायब कर दिए जाने के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहा है। पंजाब के अवाम का जो एक सोच है वो भी बहुत क्लियर है इस हवाले से, जो कि इलेक्शन के दिन रिफ्लेक्ट हुई, जिसको फॉर्म 47 के जरिए बदला गया। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पर जो भी कानून के अंदर भी तरमीम होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर अपना फैसला देगी। बिल्कुल आजाद है जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेशन करने में, किसी भी तरह की लेजिस्लेशन करने में। बिल्कुल कोई भी जमहूरी शख्स किसी भी तरह की लेजिस्लेशन के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन पहले पार्लियामेंट मुकम्मल हो।
अभी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशिस्तों पे लोगों ने आना है, उससे पहले अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती। दलील के सर पैर और बाजू नहीं मरोड़े जा सकते। दलील तब मुकम्मल होगी जब पार्लियामेंट मुकम्मल होगी। पार्लियामेंट को मुकम्मल करने दें, पार्लियामेंट को मुकम्मल होने दें। अगरचे मुकम्मल तो तब होगी जब ट्राइब्यूनल का फैसला भी आ जाएगा, लेकिन जो नंबर आप खुद कह रहे हैं उसके तहत तो पार्लियामेंट को मुकम्मल होने दें। उसके बाद देखते हैं कि बात किस तरफ जाती है। नाजरीन, ये थी आज की गुफ्तगू कि किस तरीके से जजेस जो हैं उनको दबाया जा रहा है, किस तरीके से जो जर्नेल हैं वो अपनी मर्जी का फैसला जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन अदलिया की तरफ से एक मुजामत है और अदलिया के अंदर यकीनी तौर पे एक रेजिस्टेंस बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि पब्लिक उनकी बैक पे है। जो ताकतवर बाजू मरोड़ते थे, जो ताकतवर फैमिलीज के जरिए ब्लैकमेल करते थे, वो अब उतने कामयाब नहीं होंगे।